और फिलहाल मैं कांग्रेस का स्टेट जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी के तहत जो है कांग्रेस को पूरे बंगाल में आगे बढ़ाने के साथ साथ रायगंज लोकसभा में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें रायगंज के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आज जो है वो है रायगंज से बारसोई का जो हाईवे सड़क है उसको बनाना, ताकि लोगों के लिए जो एक कम्युनिकेशन जो है वो बारसोई रेलवे स्टेशन से रायगंज को जोड़ना, ताकि लोगों के लिए कहीं भी जाना हो तो वो आसान हो जाएगा। खास करके कोलकाता आना या कहीं और जाना, दिल्ली जाना हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो एक ये मुद्दा है। और दूसरा है कि इस्लामपुर सब डिवीज़न जो है, जो 1956 में बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था, वो बंगाल को मुकम्मल करने के लिए उसको 1956 में बिहार से बंगाल में शामिल किया गया। और उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो है बिधान चंद्र राय हुआ करते थे। तो उन्होंने उस वक्त इस्लामपुर को एक सब डिवीज़न डिक्लेयर किया और उस 1959 में उन्होंने इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात भी कही थी। तो उस मुद्दे की शुरुआत वहीं से हुई और आज तक लोग इस उम्मीद में हैं कि इस्लामपुर को ज़िला बनाया जाए। ये मांग है, इस पर कई बार चर्चा हुई, लेकिन कभी भी सरकारी तौर पर इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो अभी ये एक बहुत बर्निंग मुद्दा है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी भी हम लोग बनाए हैं जिसका नाम है इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट निर्माण कमेटी। उसके तरफ से हमारा ये लड़ाई जारी है और इस्लामपुर को ज़िला बनाना ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा होगा। बिल्कुल। अब देश के जो राजनीतिक मुद्दे हैं जिस तरह से चल रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप शुरुआत से ही, आप अपने छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं और अपने छात्र के वक्त में भी, युवा के वक्त में भी वो लगातार आप राजनीति से जुड़े रहे। लेकिन जिस तरह से राजनीति अभी फ़िलहाल करवट ले रही है पूरे देश में, धर्म की राजनीति और नफ़रत की राजनीति जो हो रही है, उससे किस तरह से कांग्रेस टैकल कर पाएगी? किस तरह से, उसके पास क्या उपाय है? जब धर्म की राजनीति की अगर बात हो तो कांग्रेस के पास दूसरा विकल्प क्या बचता है? देखिए, धर्म की राजनीति जो है ये देश में पहले भी थी। जब गांधी की हत्या की गई नाथूराम गोडसे, उस वक्त भी हिंदू महासभा की तरफ से नाथूराम गोडसे का समर्थन किया गया था, जो एक धर्म के आधार पर ही किया गया था। और ये धर्म की राजनीति को लेकर 2014 के बाद हिंदुस्तान में जो नफ़रत की सियासत को जो फैलाने का काम किया गया है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बड़ी तेज़ी से हुई है। तो इसका मुकाबला करने के लिए एक अकेली पार्टी अगर आज कोई है वो है कांग्रेस, जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रही है, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रही है। हर तबके के लोगों को, चाहे वो पढ़े लिखे हों, किसान हों, मज़दूर हों, स्टूडेंट्स हों, वकील हों, डॉक्टर्स हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ने की बात कर रही है। और साथ साथ ये पैगाम भी दे रही है कि नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की दुकान खोलते हुए लोगों को मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान को जोड़ना होगा। और इसमें लोग जुड़ रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अभी चल रहा है, जो झारखंड पहुंचा है अभी राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, तो इसमें जिस तरह से लोगों का उभर के आना और लोग जिस तरह से दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, गरीब, किसान, मजदूर, माँ बहन सब आगे बढ़कर आ रहे हैं, इसको देखते हुए बीजेपी और बंगाल में तृणमूल घबरा रही है, जिसकी वजह से अब ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को देकर, कहीं पत्थरबाजी करके हो, कहीं पे एजिटेशन करके हो, कहीं गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूरा देश उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये न्याय यात्रा देश में नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने की एक मुहिम है। इसलिए हम लोगों का ये नारा है कि न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। देश में अमन और शांति और सुकून का माहौल अगर आएगा तो वो कांग्रेस ही ला सकती है। इसलिए एक पैगाम राहुल गांधी ने भारत जोड़ो से देते हुए पूरे हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को न्योता दिया, दावत दिया कि एक बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा होकर हम लोगों को देश को बचाना है। लेकिन देखा जा रहा है कि ये यात्रा जो है वो ज़्यादातर अल्पसंख्यक बहुल इलाका जो है उसको, माइनॉरिटी को ज़्यादा टच कर रहा है। तो क्या लगता है कि मेजॉरिटी को टच करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मेजॉरिटी जो है ऑलरेडी वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी है? देखिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात नहीं है, मसला है
कि देश के हर तबके को जोड़ने की बात है जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। ये जो यात्रा है ये 85 डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए जा रही है, 14 या स्टेट को टच कर रही है। तो इसमें जो रूट तय हुआ है उन रूटों को में हर तबके के लोग हैं, कहीं पर मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं, कहीं माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ जहाँ पे बीजेपी की ताकत ज़्यादा है उन जगहों पर मेजॉरिटी रास्ते पे आने से डरती है। जहाँ पे तृणमूल, बंगाल में हमने देखा कि तृणमूल की ताकत आज बंगाल में है, हुकूमत में ममता बनर्जी हैं। जो काम बीजेपी आसाम में कर रही थी, राहुल गांधी का रास्ता रोकने की कोशिश, बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने लोगों को नागरिक मंच के नाम पर खड़ा करके आसाम के बाद कूच बिहार में जब दाखिल हुए राहुल गांधी, उन पर हमला करवाने की कोशिश की, उनका रास्ता रोका गया। मालदा में उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। तो ये तो एक शर्मनाक घटना या इस तरह का जो काम बंगाल में हुआ है, ये बंगाल के इतिहास में इस तरह का कभी नहीं हुआ कि एक अमन के साथ एक रैली निकल रही हो और जो पैगाम दे रही हो मोहब्बत का, नफ़रत के ख़िलाफ़, उस पर हमला करके ममता बनर्जी क्या साबित करना चाहती हैं? वो यही साबित करना चाह रही हैं कि बीजेपी को हम अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं। और जो काम नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करके किया था, आज ममता बनर्जी नाथूराम गोडसे के रास्ते पे चलते हुए आरएसएस की एजेंट बनकर वो बंगाल में बीजेपी को ये पैगाम दे रही है कि हम यहाँ तुम्हारे साथ हैं। हम ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बंगाल में कांग्रेस लगातार जीरो पर आ गई है, तो अब फ्यूचर क्या होगा कांग्रेस का? क्या अपने आप को कांग्रेस किस तरह से वो पेश कर पाएगी जनता के पास? ये शुरुआत करने के लिए तो ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो जो कभी तो सचिन तेंदुलकर भी ज़ीरो पर आउट हुए थे और उसके बाद सेंचुरी भी सचिन तेंदुलकर नहीं मारा है। मास्टर ब्लास्टर आज सचिन तेंदुलकर को ही कहा जाता है। तो राहुल गांधी ज़ीरो से स्टार्ट करके मास्टर ब्लास्टर बनेंगे, ये उम्मीद 2024 में हम लोगों को है और हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है। तो आने वाले 2024 में राहुल गांधी सियासत का मैदान में मास्टर ब्लास्टर बन के उभरेंगे, ये यकीन हिंदुस्तान की जनता इस न्याय यात्रा में दिखा रही है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस और अलग अलग क्षेत्रीय दल, इवन तृणमूल कांग्रेस भी या फिर कहीं दूसरी पार्टी को नाम ले ले तो सब शामिल हैं। लेकिन जहां पर देखा जाता है कि जो स्टेट लेवल पे अगर कोई राजनीतिक लड़ाई है तो आपस में फिर टकराव देखने को मिलता है। जब देखें कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस लगातार आपस में भिड़ते रहते हैं। अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी पर कमेंट करते रहते हैं और ममता बनर्जी भी अधीर रंजन चौधरी पर कमेंट करते रहते हैं। इसको लेकर कैसे क्या कहेंगे? ये तो ममता बनर्जी का अधीर रंजन चौधरी के लिए मोहब्बत है कि वो उनको भूल नहीं पाती हैं। तो बंगाल की सियासत में अगर उनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत बंगाल में किसी से है तो वो अधीर रंजन चौधरी जी से है। इसलिए हर वक्त अधीर रंजन चौधरी का जिक्र वो करती रहती हैं। राहुल गांधी जी के पास भी जाकर अधीर रंजन चौधरी का ही नाम लेती हैं, सोनिया जी के पास जाकर भी अधीर रंजन चौधरी का नाम लेती हैं, मंच पे खड़ी हों तो भी अधीर रंजन चौधरी को याद करती हैं। तो ये उनकी मोहब्बत है और इस मोहब्बत का हम लोग तस्लीम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी को वो इतनी अहमियत देती हैं। और ये जो है अधीर रंजन चौधरी बंगाल के ही नहीं बल्कि आज की तारीख में वो हिंदुस्तान के एक ऐसे डायनेमिक लीडर है जो एक तरफ नरेंद्र मोदी जो 37% वोट लेकर सरकार बनाए हैं और दूसरी तरफ 63% जो अपोजिशन है हिंदुस्तान का, उसके अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी है। तो ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री से ज़्यादा तादाद में लोग आज अधीर रंजन चौधरी के साथ अपोजिशन में खड़े हैं। एक ऐसे डायनेमिक लीडर को हम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस के सभापति के तौर पर पा रहे हैं, ये बंगाल की खुशनसीबी है। और अधीर रंजन चौधरी बंगाल में एक डायनेमिक लीडर, डायनेमिक चेहरे के तौर पर वो एक लड़ाकू नेता के तौर पर आज कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। इसीलिए ममता बनर्जी को तो उनसे परेशानी है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि बंगाल में अगर कांग्रेस का जो पतन हुआ है वो अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में हुआ। इतने बड़े लीडर हैं, इतने डायनेमिक लीडर हैं, तो क्या कमी है ऐसी जो कांग्रेस का ये हाल है पश्चिम बंगाल में? देखिए, कांग्रेस का जो पतन हुआ है आपने कहा, या कांग्रेस जो आज ज़ीरो पे आ गई है, तो इसके लिए किसी एक लीडर को जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते हैं। ये जो है
कांग्रेस के बाकी तमाम लीडर जो बंगाल में है, हर किसी की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाना। और कांग्रेस अगर आज पतन हुआ है या कांग्रेस आज जीरो पर चली गई तो इसकी जिम्मेदारी हर एक कांग्रेस के लीडर की है। कोई एक आदमी अगर ओहदे पर है तो वो उस पार्टी के ऑफिस बेयरर के तौर पर उस पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन वो हर लीडर की जिम्मेदारी है पार्टी को आगे बढ़ाना। अब रहा सवाल जो है अधीर रंजन चौधरी, वो अपना काम कर रहे हैं और जब कोई आदमी काम करता है तो उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। ममता बनर्जी उनको याद रखती हैं तो ये इस बात को साबित करता है कि अधीर रंजन चौधरी काम कर रहे हैं, और अगर काम नहीं करते तो ममता बनर्जी को अधीर रंजन चौधरी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस बना, इंडिया गठबंधन बना, इतना ज़ोर शोर से उसकी चर्चा हुई, पूरे देश भर में एक माहौल बना कि नहीं, अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो इंडिया गठबंधन अब शायद हरा दे। लेकिन उससे पहले, चुनाव से पहले ही इसमें टूट देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी खुद किनारे हो गई हैं, नीतीश कुमार जो एक फाउंडर मेंबर थे वो भी अब अलग हो चुके हैं। क्या कहेंगे, क्या भविष्य है इसका? देखिए, मसला ये है कि बीजेपी जो है, इंडिया अलायंस जब ये तैयार हुआ तो राहुल गांधी ने एक पहल की कि सारे लोगों को जोड़कर, सारी पॉलिटिकल पार्टी को जोड़कर एक गठबंधन बनाया जाए जो बीजेपी के खिलाफ लड़े। लेकिन जब ये गठबंधन की दावत राहुल गांधी जी की तरफ से आया तो बीजेपी अपने मीर जाफरों को इंडिया के अलायंस में घुसाने का साजिश की, और ये उसमें आज की दौर में जो मीर जाफर बंगाल की है वो है ममता बनर्जी, और बिहार में एक मीर जाफर हैं वो है नीतीश कुमार जी, और दिल्ली में एक बैठे हुए मीर जाफर वो हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो ये सब मीर जाफरों को इस अलायंस में डाला गया ताकि इस अलायंस को बाद में तोड़ा जाए। और इसलिए अगर आज ये अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है तो राहुल गांधी के साथ बाकी तीन लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सारे लोग तो इसमें हैं। तो भाई, जहाँ समुंदर से अगर एक लोटा पानी निकल जाए तो समुंदर खाली नहीं हो जाता है। और हिंदुस्तान 140 करोड़ आवाम का देश है, उसमें से 3 लोग अगर निकल जाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बीजेपी जो ये 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करके जो नारा लगाई कि राम को लाया जा रहा है, तो राम के लाने से भी बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं है, इसलिए बिहार में पलटू राम को लेकर आए हैं। तो और ये पलटू राम को लाकर अब बिहार में वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो पहले तो मैं बीजेपी के तमाम लोगों से बड़े एहतराम के साथ पूछना चाहता हूँ कि आपको अगर राम पे भरोसा है तो फिर पलटू राम की क्या ज़रूरत थी? खुद आप राम पे भरोसा नहीं रख पा रहे हो, इसलिए पलटू राम को ला रहे हो और पूरे देश को राम राम का नारा लगवा रहे हो। जय श्री राम का नारा पूरे देश में लग रहा है। तो जय श्री राम के भरोसे आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप उसके नाम से लड़िए ना, फिर ये पलटू राम को साथ में क्यों लेके आ रहे हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये तीनों मीर जाफर हैं, तो फिर इनको तो शामिल कांग्रेस ने ही करवाया था, तो फिर आप पहले से ही क्यों अलर्ट नहीं थे? क्यों ऐसा हुआ? भाई, नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो तो मुर्शिदाबाद के नवाब हुआ करते थे, तो उनके साथ मीर जाफ़र तो हमेशा उनके दाहिने हाथ बनकर रहे। लेकिन दाहिने हाथ में जो आस्तीन में सांप पाल रहे थे, ये कब पता चला? जब अंग्रेज़ पलासी में घुसे उसके बाद पता चला ना। तो जैसी तरह है कि ये तो कांग्रेस से ही पैदा हुई हैं ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी की पैदाइश तो कांग्रेस से है। तो कांग्रेस ने जिसको पैदा करके नेता बनाया हो तो उस पर भरोसा करना तो लाजमी है। लेकिन बाद में पता चला कि जिनको पैदा किया गया था वो आस्तीन का सांप निकली। तो अब इस सांप से बचने के लिए अब हमको जो करना है कांग्रेस वो करेगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। इंडिया अलायंस कांग्रेस ने बनाया तो एक उसका मकसद ये था कि बीजेपी को किस तरह से सत्ता से हटाया जाए, लेकिन देखा जा रहा है कि कांग्रेस को ही सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। बंगाल में अलग सेक्रीफाइस हो रहा है, यूपी में अलग सेक्रीफाइस हो रहा है, यूपी में भी सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी कुछ सहना पड़ रहा है कांग्रेस को। बीजेपी बिहार के अंदर भी कांग्रेस को काफ़ी अब सहना पड़ेगा। तो इससे बेहतर नहीं होता कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ लेती? देखिए, कांग्रेस का जो इतिहास है ना, जो तारीख इस बात की गवाह है कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुस्तान के तरक्की के लिए वो सेक्रीफाइस करते आई है। और सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर इस देश को किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस ने दिया है। तो कांग्रेस कुर्बानी देने वाली पार्टी है, वो देश के हक में हमेशा तैयार रहती है कुर्बानी देने के लिए। तो आज अगर चंद सीटों की कुर्बानी देकर अगर देश को बचाया जाए तो कांग्रेस पहले
ही की तरह आज भी तैयार है। तो हमारी लड़ाई सीट जीतने की नहीं है, हमारी लड़ाई है देश को बचाने की, देश के आवाम को बचाने की, देश के अर्थव्यवस्था को बचाने की, गरीब किसान मजदूरों को बचाने की, नौजवानों को रोज़गार देने की, पढ़े लिखों को नौकरी देने की। इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। इसके लिए अगर कहीं हमारा 2-4 सीट कम होता है तो वो हमारे लिए मायने नहीं रखता, मायने रखता है देश। आप देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को ये एहसास दिला दिया गया है कि धर्म खतरे में है, अगर धर्म बच गया तो देश खुद ब खुद बच जाएगा। ये तो जो भी लोग ये बात को बोल रहे हैं वो लोग कोई धार्मिक लोग ही नहीं है। ये सारी बातें अधर्मी लोग बोल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में हो या कोई दूसरी पार्टी में हो, क्योंकि धर्म जो है वो कभी भी नफरत नहीं सिखाता, चाहे कोई भी धर्म हो। धर्म हमेशा मोहब्बत और इज्जत करना सिखाता है। लेकिन आज के जो नाम पर, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रहा है, लोगों का कत्ल हो रहा है, लोगों के साथ बेहुरमती हो रहा है, ये जो हरकतें हैं ये कोई धर्म नहीं सिखाता। ये अधर्मी लोग धर्म का चोला पहनकर देश के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी तकरीर